हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी अध्याय 17। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले बायो फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जैव उर्वरक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके प्रयोग से रासायनिक उर्वरक को कम किया जा सकता है, जिससे भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण भी कम हो सकता है। तो इसके अनेकों लाभ हैं, इसके लाभों के बारे में डिस्कस करेंगे। और बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं, इन तमाम पहलुओं पर फोकस डालेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, इसे जैव उर्वरक कहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैसे माइकोराइजा, राइजोबियम, एजोला, एजोस्पिरिलम आदि, ये सभी बायो फर्टिलाइजर के उदाहरण हैं। पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में जैव उर्वरकों का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैव उर्वरकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी, जिससे भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करने से पर्यावरण भी जो है स्वस्थ रहेगा। पर्यावरण को मतलब कि प्रदूषण होने से बचाया जा सकता है। भारत में मुख्य रूप से राइजोबियम और नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा रहा है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर, इसके निर्देशन में जैव उर्वरकों का प्रमुख उपयोग धान के फसल के लिए किया जा रहा है। धान के जो फसल है, इसके लिए जो है जैव यानी बायो फर्टिलाइजर का मुख्य रूप से उपयोग किया जा रहा है। तो फसल कौन सा? धान का। इसमें सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। जैव उर्वरकों के जो लाभ हैं, एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो पहला जो फायदा है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि होगा। मृदा प्रदूषण जो है कम होगा, यानी मृदा को प्रदूषण से बचाया जा सकता है बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके। और इसके प्रयोग से फसल उत्पादकता में 10 से 15% की वृद्धि की जा सकती है। जैव उर्वरक के द्वारा वृद्धि कारक पदार्थों का स्रावित होना, मिट्टी में नमी और जल अवरोधन क्षमता जैसे भौतिक और रासायनिक गुणों का विकास होगा। इसके प्रयोग से लगभग 15 से 25% की नाइट्रोजन और फास्फोरस की आपूर्ति होती है। इसके बाद जैव कीटनाशक, इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि जो जैव कीटनाशक है, फसल कीटों और बीमारियों के रोकथाम के लिए भारत में सामान्यतः परंपरागत तरीकों को अपनाया जाता है। तो फसल कीटों और बीमारियों को रोकथाम करने के लिए, इन पे लगाम लगाने के लिए भारत में परंपरागत तरीकों को अपनाया जाता है। परंपरागत तरीकों में यहाँ रासायनिक या अकार्बनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। जैव कीटनाशकों का जो प्रमुख तत्व है, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस सामान्यतः जैव कीटनाशकों में प्राकृतिक कीटों और जैव प्रौद्योगिकी में विकसित सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो कीटों को नष्ट करते हैं और उनके प्रजनन को प्रभावित करते हैं। जैव कीटनाशक सामान्य रूप से शाकाहारी जीवों को ही प्रभावित करते हैं। ये मांसाहारी कीटों को केवल नियंत्रित करने में या इन पर कंट्रोल करने में मदद करते हैं। कई बार जैव कीटनाशकों का प्रयोग उनके दुष्प्रभावों को भी जन्म देता है। जैव कीटनाशक कीटों की अंडे देने की क्रिया को प्रभावित करके इसके प्रजनन क्षमता को कम कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो जैव कीटनाशक हैं, इनके प्रयोग करने से जो अनेक जो दुष्प्रभाव होते हैं, अनेक जो हानियां होती हैं, या जो कह सकते हैं समस्याएं जो जन्म लेती हैं, इन समस्याओं को, अनेक दुष्प्रभावों को भी ये जन्म देता है। और जो समस्याएं जन्म लेती हैं, इन जैव कीटनाशकों के माध्यम से इन पे लगाम लगाया जा सकता है। जैव कीटनाशक क्या करते हैं कि कीटों की जो अंडे देने की प्रक्रिया है, इसको प्रभावित करते हैं और इनकी जो प्रजनन क्षमता है, इसको कम कर देते हैं, यानी कीटों की बढ़ोतरी में नियंत्रण करते हैं। इसके बाद मानव जीनोम। मानव जीनोम क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। मानव जीनोम डीएनए से बना होता है। मानव जीनोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। डीएनए 4 प्रकार के रासायनिक क्षारों एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन से मिलकर बना होता है।
मानव जीनोम में ये क्षार युग्म में होते हैं, पेयर में होते हैं। ये जो क्षार हैं मानव जीनोम में पेयर के रूप में होते हैं। जीनोम में इन क्षारों का एक विशेष क्रम में होना आवश्यक होता है। ये जो जैव विविधता का ये निर्धारण भी करता है। मानव जीनोम जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा 1990 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की गई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आरंभ की गई। ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन इस परियोजना में सहयोगी देश के रूप में शामिल थे। यह जो परियोजना है, यह परियोजना 14 अप्रैल 2003 को पूर्ण हो गई। ठीक है। अब वैज्ञानिक जो है मानव जीनोम का आनुवांशिक लिपि के अनुरूप कूटबद्ध करने में सफल हो चुके हैं। मानव जीनोम में लगभग 3 अरब जैव रासायनिक क्षार या न्यूक्लियोटाइड क्षार युग्म है। 3 अरब, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो जो परियोजना के जो लाभ है, परियोजना के जो लक्ष्य हैं, क्या क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लक्ष्य को याद रखिएगा और इससे क्या लाभ होगा इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो परियोजना के जो लक्ष्य है, पहला कि मानव जीनोम की अधिक से अधिक शुद्ध और सूक्ष्मतम स्तर पर मापन की विधियों का विकास करना, यह पहला लक्ष्य है। दूसरा, उपयुक्त सूचनाओं को डेटाबेस में एकत्रित करना और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए यंत्रों का विकास करना और इस परियोजना से उत्पन्न नैतिक, न्यायसंगत और सामाजिक समस्याओं का भी निराकरण करना। ये सभी लक्ष्य हैं, सभी लाभ हैं, इसको ध्यान में रखना है। देखिए, मानव जीनोम परियोजना का जो जर्नी है, इस प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या जो है इंप्रूवमेंट हुआ, क्या क्या चीजें ऐड हुई, कब कब हुई, सभी चीजों को एक बार एनालिसिस करेंगे। तो ये जर्नी जो है 1990 से स्टार्ट होता है। 1990 में क्या होता है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये आरंभ होता है 1990 में। याद रखिएगा 1991 में अमेरिका में प्रथम जीनोम सेंटर स्थापित किया गया। 1992 में सेकंड जनरेशन ह्यूमन जीनोम मैप विकसित हुआ। 1993 में क्या हुआ कि नया पंचवर्षीय प्लान प्रकाशित किया गया और 1994 में HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने जो है मानव जेनेटिक मैपिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 1995 में प्रथम बैक्टीरिया जीनोम का अनुक्रम ज्ञात हुआ। 1996 में प्रथम मानव जीन मैप प्रकाशित और चूहे की जेनेटिक मैपिंग की गई। 1997 में फ्रेंच नेशनल जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर जो है स्थापित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 1998 में जापान और चीन में जीनोम सेंटर स्थापित हुए और गोल कृमि के जीनोम का अनुक्रम ज्ञात किया गया। 1999 में प्रथम मानव गुणसूत्र 22 का अनुक्रम जो है ज्ञात हुआ। इसके बाद 2000 में मानव जीनोम अनुक्रम का प्रारूप निर्मित फ्रूट फ्लाई के जीनोम का अनुक्रम। 2001 में मानव जीनोम अनुक्रम का प्रारूप प्रकाशित हुआ और 10,000 मानव डीएनए का अनुक्रम जो है ज्ञात हुआ। 2002 में चूहों के जीनोम अनुक्रम का प्रारूप प्रकाशित हुआ। चावल जीनोम का प्रारूप जो है पूरा किया गया और 2003 में HGP ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए और मानव जीनोम पर पुस्तक यानी बुक जो है प्रकाशित हुई और 2016 से अब तक जो है आगे इस पर शोध जारी है। जीनोम जो मानचित्रण है यानी जीनोम जो मैपिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना का प्राथमिक जो लक्ष्य है प्रत्येक मानव गुणसूत्र का एक श्रृंखलाबद्ध विस्तृत मानचित्र तैयार करना। तो जीनोम मैपिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्रत्येक मानव गुणसूत्र का एक श्रृंखलाबद्ध विस्तृत मानचित्र को तैयार करना। इसके अंतर्गत गुणसूत्रों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है और इन्हें प्रसारित करके विशेष रूप दिया जा सके, इसलिए ये छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं और पुनः गुणसूत्रों को क्रमबद्ध किया जाता है। मानचित्रण संपन्न होने के बाद अगले चरण में प्रत्येक क्रमबद्ध डीएनए अंश का आधारिक क्रम सुनिश्चित किया जाएगा। जीन बैंक क्या है? तो अभी तक ज्ञात डीएनए खंडों के क्लोन, जीनोम, जीन मानचित्रों, बीजों
हिमीकृत शुक्राणु और अंड कोशिका तथा भ्रूण का भंडारण होता है इस जीन बैंक में। इन्हें जातियों के विलुप्त हो जाने की स्थिति में आनुवांशिक अभियांत्रिकी व संकरण के प्रयोगों में संभावित उपयोग के लिए भंडारित किया जाता है। अगर कोई जीव या कोई जो जातियां जो विलुप्त हो रही हैं, इनसे ये जो है ये जो जीन बैंक है, इस जीन बैंक में जो जीन होगा, क्लोन होगा, डीएनए खंडों के क्लोन, जीन और जीन मानचित्र जो होंगे या बीज, हिमीकृत शुक्राणु, अंड कोशिका, भ्रूण, इनको रखा जाएगा इस बैंक में, सुरक्षित किया जाएगा और विलुप्त होने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए संभावित उपयोग के लिए ये जो है मतलब भंडारित किए जाते हैं। जैसे जैसे प्रजातियों की विलुप्ति के कारण पृथ्वी की जैव विविधता और आनुवांशिक भिन्नता का ह्रास होगा, इन जीन बैंकों की उपयोगिता जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, किस रूप में बढ़ती जाएगी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड निर्देशों का एक समूह है जो डीएनए के 20 अमीनो अम्लों में क्या होता है, स्थानांतरण को निर्देशित करता है। डीएनए के 20 अमीनो अम्लों में स्थानांतरण को निर्देशित करता है। अमीनो अम्ल जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीनों की सबसे छोटी इकाई है। ये जेनेटिक कोड कोडॉन से मिलकर बने होते हैं, जो कोडॉन की न्यूक्लियोटाइड्स की त्रिस्तरीय श्रृंखला है। प्रत्येक कोडॉन एक विशिष्ट अमीनो अम्ल के लिए कोड का निर्माण करता है। देखिए, कोड उस क्रम का अनुसरण करते हैं जिस क्रम में प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड में जोड़े जाते हैं। 1961 में फ्रांसिस क्रिक और उनके सहयोगियों ने कोडॉन का विचार प्रस्तुत किया, परंतु मार्शल नीरेनबर्ग और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले जेनेटिक कोड को समझने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने समझाया कि 4 न्यूक्लियोटाइड क्षार मिलकर विभिन्न क्षार संयोजनों वाले 20 अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं और 4 न्यूक्लियोटाइड क्षार निम्नलिखित हैं। ये जो 4 न्यूक्लियोटाइड क्षार हैं, पहला है एडिनिन, दूसरा है यूरेसिल, तीसरा है गुआनिन और चौथा है साइटोसिन। देखिए, जेनेटिक कोड की खोज 1960 के दशक के पूर्वार्ध में फ्रांसिस एच.सी. क्रिक, सेवेरो ओचोआ, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग, हरगोबिंद खुराना और जे.एच. मथाई को जाता है। 1960 के दशक में जेनेटिक खोज का जो श्रेय है किन किन को जाता है, तो याद रखिएगा, एच.सी. क्रिक, सेवेरो ओचोआ, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग, हरगोबिंद खुराना और जे.एच. मथाई को। इस कार्य के लिए हरगोबिंद खुराना को 1968 में मार्शल नीरेनबर्ग और रॉबर्ट विलियम होले के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी, देखिए, ये जो शब्द है पायरेसी का जो अर्थ होता है, ये जो बायोपायरेसी है, अगर इसको मतलब कि खंडित करके समझें तो अंग्रेजी शब्द पायरेसी का जो अर्थ होता है चोरी का कार्य, चोरी करना। इस शब्द से पूर्व जैव लगा हुआ है, बायो लगा हुआ है, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा जैव चोरी करना, जैव का चोरी करना या जैव चौर्य। जैव चौर्य का अर्थ है बिना अनुमति के लिए या बिना अनुमति लिए, बिना पर्याप्त मुआवजा दिए एक देश के द्वारा किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों को पेटेंट करा लेना या उनका दोहन करना, उसका उपयोग करना। तो बिना मतलब कि क्षतिपूर्ति किए या प्रतिपूर्ति किए किसी अन्य देश के जैविक संसाधन को किसी दूसरे देश के द्वारा पेटेंट करा लेना, उसका उस पर मतलब कि अधिकार कर लेना, उसका दोहन करना, ये होता है आपका जैव चोरी। ठीक है, बायोपायरेसी। देखिए, क्या होता है कि सामान्यतः ऐसे तब होता है जब कोई धनी देश किसी विकासशील देश के औषधीय पादप या पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट करा लेता है और इन संसाधनों का वाणिज्यिक लाभों के लिए उपयोग करता है। विदेशी पादपों और प्राणियों के जीनों का भी पेटेंट करा लिया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले बासमती चावल के लिए जर्म प्लाज्म पेटेंट को स्वीकृति करवा लिया था। तो बासमती चावल के लिए जो जर्म प्लाज्म पेटेंट जो है किसने स्वीकृत करवा लिया था, तो यूएसए ने। ये भारत में पारंपरिक रूप से उगाया जाने वाला बासमती चावल था। इसके बाद जैव उपचार क्या है? जैव उपचार, तो देखिए, बायो रेमेडिएशन एक ऐसे तकनीक है जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम करने या उसे रोकने का कार्य किया जाता है। तो बायो रेमेडिएशन में क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये सूक्ष्म जीव पर्यावरणीय जो पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण को जो प्रदूषित करने वाले जो मतलब कि कचरे हैं या जो
अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको कम करता है, इनको रोकने का ये काम करते हैं। और इसके अंतर्गत पर्यावरण से प्रदूषकों को कम करने के साथ साथ प्रदूषित स्थानों को उसके पूर्व में लाया जाता है, साफ सुथरे मतलब कि माहौल में लाया जाता है और भविष्य में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की जाती है, प्रदूषण को कम किया जाता है। यह तकनीक मुख्यतः इस आधार पर कार्य करती है कि सूक्ष्म जीवों में जैविक यौगिकों को नष्ट करने की असीमित क्षमता होती है। ठीक है। अनुसंधान के रूप में बायो रेमिडिएशन का व्यापक रूप से प्रयोग मरुस्थलीकरण को रोकने, वैश्विक जलवायु परिवर्तन को कम करना और पदार्थों के जीवन चक्र को उनके प्राकृतिक रूप में बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। और इस दिशा में ऐसे सूक्ष्म जीवों के विकास पर भी बल दिया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है जैव संवेदक, बायोसेंसर। ये क्या है? बायोसेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैव संवेदक यानी जो सेंसर है, यह एक विश्लेषक तकनीक से संबंधित तकनीक है। ये क्या है? एक विश्लेषक तकनीक है, एनालिटिक या एनालिसिस करने वाला ये एक सेंसर है, जिसके द्वारा किसी जैव पदार्थ की सहायता से किसी बिलियन में दिए गए पदार्थों की मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। जैव संवेदक के दो अवयव होते हैं, एक होता है जैविक अवयव और दूसरा भौतिक अवयव। तो जैविक अवयव में अगर बात करें तो जैविक अवयव एंजाइम, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड या संपूर्ण कोशिका हो सकते हैं, जबकि भौतिक अवयव या संवेदक जो है कार्बन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड या आयन संवेदनशील इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। यूज ऑफ बायोसेंसर्स यानी जैव संवेदक के जो उपयोग है, बायोसेंसर का जो उपयोग है क्या क्या है, इसका उपयोग किस रूप में कर सकते हैं? तो पहला उपयोग ये हो सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण के मतलब कि क्या संकेतक हो सकते हैं। इसको वायु प्रदूषण के माध्यम से जो प्रदूषण फैल रहे होते हैं, इन पे नियंत्रण या इसकी जांच कर सकते हैं, इसको एनालिटिक्स कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, विशेषकर जल प्रदूषण स्तर को मापने में। इसके बाद ग्लूकोज संश्लेषक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किडनी रोगियों में रक्त, यूरिया और महिलाओं में गर्भधारण का पता लगाने के लिए कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, किडनी फेल होने के बाद क्रिएटिनिन सांद्रता, रक्त में हेपेटाइटिस एंटीजन आदि के मापन में बायोसेंसर का उपयोग किया जा सकता है। कुछ विकसित देशों के द्वारा सेना के लिए हानिकारक गैसों, रासायनिक युद्ध अभिकारकों यानी केमिकल वार एजेंट तथा सूक्ष्म जीवों का पता लगाने के लिए जैव संवेदकों के उपयोग पर विचार किया जा रहा है। और खाद्य पदार्थों के रंग तथा स्वाद को मापने के लिए भी बायोसेंसर का प्रयोग किया जा रहा है या जो है किया जाएगा। मानव शरीर की जो प्रमुख आनुवांशिक बीमारियां हैं, इन बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव शरीर में अनेक प्रकार के जो है जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं, आनुवांशिक बीमारी पाया जाता है, आनुवांशिक विकार पाया जाता है। और ये विकार उत्परिवर्तन के द्वारा बने दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं, खराब जीन के कारण होते हैं। अधिकांश आनुवांशिक बीमारियों का उपचार संभव नहीं है, लेकिन कुछ का उपचार संभव है। इसीलिए ये बीमारियां शोधकर्ताओं के लिए चुनौती का विषय बनी हुई है। पहला है अगर बात करें तो बालास्त क्षय या भ्रूणास्तशोथ यानी बालास्त क्षय या भ्रूणास्तशोथ। ये क्या है? भ्रूणास्तशोथ देखिए एकेंड्रोप्लेजिया इसका पूरा नाम है, एकेंड्रोप्लेजिया या कम अंग बौनापन का सबसे आम रूप है। तो अगर बालास्त क्षय जो है या जो एकेंड्रोप्लेजिया है या कम अंग, ये जो है ये बौनापन का सबसे आम रूप है। इसमें वयस्क व्यक्ति असामान्य रूप से छोटे कद के रह जाते हैं, इनकी वृद्धि या ग्रोथ रुक जाती है। और यह रोग गुणसूत्र 4 पर उपस्थित एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो गुणसूत्र 4 है यहां पे उपस्थित एक जीन में परिवर्तन के कारण यह रोग हो जाता है, जो उपास्थि यानी कार्टिलेज के हड्डी में रूपांतरण को नियंत्रित करता है। और एकेंड्रोप्लेजिया मूल रूप से हड्डी के विकास का एक विकार है। यह हड्डी से संबंधित एक कह सकते हैं कि रोग है। ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाली प्रमुख आनुवांशिक जो बीमारियां हैं, इसके बाद पहला जो है इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बालास्त क्षय या भ्रूणास्तशोथ। इसके बाद है सीलियक रोग। इसके बाद है संयुक्त जुड़वा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, नाजुक एक्स सिंड्रोम, हंटिंगटन रोग, अधिक रक्तस्राव, हीमोफीलिया यानी होशिमोटो रोग, हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
मर्फन सिंड्रोम, पेशी अपविकास, पटाउ सिंड्रोम और फेनिलकीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया रोग, ये सभी हैं। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये सभी जो रोग हैं बहुत ही इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए तो बारी बारी से इन सभी रोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिलियक रोग के बारे में जो है, जो सिलियक डिजीज है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये रोग कैसे होता है, क्यों होता है, उपचार संभव है या नहीं। सिलियक रोग एक पाचन विकार है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, पाचन, ठीक है, पाचन से संबंधित एक ये रोग है। और इस रोग के कारण खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों के पाचन और अवशोषण में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यानी जो शरीर होता है ये खाद्य पदार्थों को पचाने में, डाइजेस्ट करने में या उसको अवशोषण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। और इस रोग में शरीर गेहूं, जौ, राई और अन्य कुछ अनाजों में पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन से एक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया करने लगता है। सिलियक रोग से ग्रसित व्यक्ति जब ग्लूटेन युक्त भोजन करता है तो उसकी आंत की दीवारें प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया करती है, ठीक है, इम्यून रिएक्शन करती है और उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सिलियक रोग में पेट दर्द या दस्त की शिकायत रहती है, उल्टी होता है, वोमिटिंग होता है, बच्चों का कद छोटा हो जाता है, थकान अनुभव होता है, यकृत का ठीक से काम न करना, ये सभी लक्षण जो है इस रोग के अंतर्गत दिखाई देते हैं। किस रोग के अंतर्गत? सिलियक रोग। तो इसके लक्षण को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है संयुक्त जुड़वा। संयुक्त जुड़वा सामान्य जुड़वा बच्चों से भिन्न होते हैं। जब एक निषेचित अंडाणु कोशिका 12वें दिन, अगर बात करें जो संयुक्त जुड़वा है, ये सामान्य जुड़वा बच्चों से ये भिन्न डिसऑर्डर है। जब एक निषेचित अंडाणु कोशिका 12वें दिन 2 भ्रूणों में विभाजित हो जाती है तो 2 अलग और सामान्य जुड़वा शिशुओं का जो है जन्म होता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, इस विभाजन में देरी से होने वाली या देरी होने से भी जो है, देरी होने से संयुक्त जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। जुड़वा होने के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो प्रकार है थोराकोपेगस में क्या होता है कि संयुक्त जुड़वा बच्चों में से 40% बच्चे छाती से, यानी चेस्ट से, जो चेस्ट होता है बच्चों का, छाती जो होता है, इनसे जुड़े होते हैं। 40% बच्चे जो है इस प्रकार जो थोराकोपेगस है, इस मतलब कि इस जो इसका प्रकार है, ये पहला जो प्रकार है, इसमें 40% बच्चे जो होते हैं इनका जुड़ाव जो होता है छाती से होता है। ये जुड़वा बच्चे छाती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन जुड़वा बच्चों में एक ही हृदय पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है ओम फैलोपेगस, और इसके अंतर्गत पेट से जुड़े बच्चे जो है जन्म लेते हैं। ये जो जुड़वा बच्चे होंगे इनका पेट आपस में जुड़ा रहेगा और 34% संयुक्त जुड़वा इस प्रकार के होते हैं और इनमें हृदय और पाचन तंत्र जुड़े होते हैं। तीसरा है पाइगोपेगस। 18% संयुक्त जुड़वा इसी प्रकार के होते हैं। ये नितंबों में या नितंबों से आपस में जुड़े रहते हैं और इनमें पाचन तंत्र के निचले भाग या जननांग आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद है इस्चियोपेगस, और इस प्रकार के बच्चे श्रोणि यानी पेल्विस या रीढ़ के निचले हिस्से से जुड़े होते हैं। इनमें अधिकतर शरीर का जो निचला हिस्सा होता है जुड़ा होता है और इनके 4 हाथ होते हैं और पैर 2 या 4 भी हो सकते हैं। ऐसे जुड़ा बच्चों की जो संख्या है सामान्यतः 6% हो सकती है। और इसके बाद है क्रेनियोपेगस में क्या होता है कि 2% संयुक्त जुड़वा इस प्रकार के होते हैं कि इनके जो सिर होते हैं, हेड जो होता है, आपस में जुड़े होते हैं और इनका जो मस्तिष्क होता है एक ही होता है। परजीवी जुड़वा, इनमें एक जुड़वा दूसरे जुड़वा के तुलना में काफी छोटा होता है और अपने अस्तित्व के लिए बड़े पर निर्भर रहता है। लगभग 10% संयुक्त जुड़वा इस प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, जो रोग है, वह सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? तो देखिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जीन में बदलाव के कारण होता है। इसके कारण फेफड़े और अग्नाशय में मोटा चिपचिपा बलगम बनने लगता है। बलगम के कारण सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है और यह अग्नाशय से पाचन एंजाइम के प्रवाह को अवरुद्ध करके पोषण को रोकता है। इसके बाद है टे सैचस रोग क्या है? तो यह भी एक घातक रोग है
जानलेवा बीमारी है जिसमें गुणसूत्र 15 पर उपस्थित हेक्साजीन में परिवर्तन हो जाता है। हेक्साजीन एक एंजाइम के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है और यह मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं में वसा युक्त पदार्थ, वसा रहित पदार्थ GM2 या GM2 गंग्लियोसाइड बनने से रोकता है। इस एंजाइम के बिना दिमाग की तंत्रिका कोशिकाएं मरने लगती है और इस रोग से ग्रसित बच्चे 5 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस की तरह इसका भी कोई उपचार नहीं है। इसके बाद है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम या त्रिगुणसूत्रता, जो ट्राइसोमी 21 गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त कॉपी उपस्थित होने के कारण यह रोग जो इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं और इस रोग से प्रभावित बच्चों के माता पिता में गुणसूत्र 21 के एक हिस्से के दूसरी जगह स्थानांतरित होने से हो सकता है। तो डाउन सिंड्रोम का जो कारण है, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त कॉपी उपस्थित हो जाता है और इस कारण इस रोग से प्रभावित बच्चों के माता पिता में क्रोमोसोम 21 के एक हिस्से के दूसरी जगह स्थानांतरित होने से यह रोग होता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों में मानसिक मंदता यानी कम बुद्धि यानी औसत IQ 35 से 70, साथ साथ औसत से छोटा चेहरा, ठीक है, उधर झुकी हुई आंखें, चपटी नाक, कमजोर मांसपेशियां पाई जाती हैं। इसके बाद है एडवर्ड्स सिंड्रोम। क्या है एडवर्ड्स सिंड्रोम? एडवर्ड्स सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों की पहचान जन्म के समय कम वजन, छोटे और असामान्य आकार का सिर, छोटे जबड़े और मुंह, बंधी हुई मुट्ठी आदि के द्वारा की जाती है। इन बच्चों में मानसिक मंदता यानी IQ कम होता है, हृदय दोष होता है, किडनी संबंधी रोग होते हैं, अन्य अंगों तथा शरीर की प्रणालियों में असामान्यताएं पाई जाती हैं। एडवर्ड्स सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की मृत्यु जन्म के कुछ दिनों के बाद हो जाती है। इसके बाद नाजुक एक्स। नाजुक एक्स क्या है? इस जीन में नाजुक एक्स इस जीन में उत्परिवर्तन के कारण इस प्रोटीन का उत्पादन रुक जाता है, जिसके कारण इससे प्रभावित बच्चों में मानसिक मंदता और विकास से संबंधित अन्य समस्याएं पाई जाती हैं। इसे नाजुक एक्स सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुणसूत्र को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह असामान्य रूप से पतला या कमजोर दिखाई देता है। नाजुक एक्स सिंड्रोम या फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित FMR1 जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह जीन नाजुक एक्स मानसिक मंदता 1 नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग एक स्वतः प्रतिरक्षा विकार है, ठीक है, और यह जो रोग है शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं और ऊतकों पर हमला करके उसे नष्ट करने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्रंथि है, ऐसा भी होना मतलब कि पॉसिबल है कि जो ग्रंथि है इसका आकार, जो ग्रंथि का आकार है मतलब कि ग्रंथि सामान्य आकार में रहे और थायराइड हार्मोन का उत्पादन बंद कर दे। थायराइड हार्मोन शरीर में उपापचय की प्रक्रिया को विनियमित करता है। इसके बाद है हेमोफीलिया, अधीर रक्तस्राव। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें प्रभावित व्यक्ति ब्लड क्लोट यानी रक्त थक्का जमने की क्षमता खो देता है। ब्लड जमने की जो क्षमता है खो देता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है और इससे क्या होता है, और इस रोग को ब्लीडर रोग भी कहा जाता है, शाही रोग भी कहा जाता है या क्रिसमस रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया की गंभीरता हर व्यक्ति में बदलती रहती है। इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में हल्की खरोंच या थोड़ा भी चोट लगने पर असामान्य रूप से लंबे समय तक खून बहता रहता है, ब्लड बाहर निकलते रहता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया के 2 प्रमुख प्रकार हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए इसे क्लासिक हीमोफीलिया भी कहा जाता है। हीमोफीलिया से प्रभावित 80% व्यक्ति हीमोफीलिया ए से ग्रसित होते हैं। सबसे ज्यादा हीमोफीलिया ए से व्यक्ति ग्रसित होते हैं। और जो हीमोफीलिया बी है, हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्तियों में से 20% व्यक्तियों में हीमोफीलिया बी पाया जाता है, यानी सबसे कम हीमोफीलिया बी पाया जाता है व्यक्तियों में 20%। इसके बाद है एचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम। एचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम इसे हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम इसे हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम भी कहते हैं। इस नाम से भी इसको जाना जाता है
और इस बीमारी में व्यक्ति जो है समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है, ज्यादा उम्र का दिखने लगता है और उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। इसके बाद है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम 1942 में इसकी व्याख्या करने वाले डॉक्टर हैरी फिच क्लाइनफेल्टर के नाम से रखा गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रस्त पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है, यानी 46 के जगह 47 हो जाती है, और यह दूसरा सबसे सामान्य आनुवांशिक विकार है। नपुंसकता और समान आकार के छोटे अंडकोश इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद है पेशी अपविकास। पेशी अपविकास। पेशी अपविकास वास्तव में 9 प्रकार के वंशानुगत विकारों का समूह है, जिसमें मांसपेशियों की शक्ति और मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बीच का संपर्क प्रभावित होता है। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम के बारे में अगर बात करें तो टर्नर सिंड्रोम जो है यह रोग स्त्रियों में होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रस्त स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। शरीर और जननांग प्राय अविकसित होता है, जिसे उनमें बांझपन की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम जो है इस रोगी का ऊपर का होंठ बीच से जो है फट जाता है। ये जो पटाऊ सिंड्रोम होता है, आप देखे होंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका जो लिप होता है बीच से कट जाता है, फट जाता है, तालू में दरार आ जाती है। रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। इसके बाद है वर्णांधता। वर्णांधता जो है, वर्णांधता से प्रभावित रोगी में लाल और हरा रंग पहचानने की जो क्षमता होता है वो खो जाता है। वो हरा और लाल अंग में डिफरेंट नहीं कर पाता। इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं। इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं। स्त्रियों में भी यह तभी होता है जब उनके दोनों गुणसूत्र यानी XX प्रभावित हो। जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ क्षेत्र। तो जैव प्रौद्योगिकी से जो जुड़े कुछ क्षेत्र हैं, जैसे पहला है नीली जैव प्रौद्योगिकी। इसका जो संबंध है याद रखिएगा, नीली जैव प्रौद्योगिकी जलीय जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हरी जैव प्रौद्योगिकी कृषि जैव प्रौद्योगिकी से, लाल जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सकीय जैव प्रौद्योगिकी, और सफेद जैव प्रौद्योगिकी का जो संबंध है वह है आपका औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी से। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट देखें तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए शीर्ष प्राधिकरण है। ठीक है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये याद रखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका संवर्धन और विकास करना है। यह राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य क्षेत्रों में सहायता और अनुदान प्रदान करता है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी जो परियोजनाएं हैं, जैसे पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। जैव प्रौद्योगिकी उष्मायित्र केंद्र हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। जैव प्रौद्योगिकी उष्मायित्र केंद्र जो है केरल में है और हिमाचल प्रदेश में भी है। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क और उष्मायित्र केंद्र जो है ये कर्नाटक के बंगलुरु में है। और उष्मायित्र या उष्मा नियंत्रक यह एक ऐसा उपकरण होता है जो उष्मायित्र या उष्मा नियंत्रक इंक्यूबेटर जैसे बोलते हैं। यह एक ऐसा उपकरण होता है, यंत्र होता है जिसमें नियंत्रित या कंट्रोल जो टेम्परेचर होता है, नियंत्रित ताप पर कृत्रिम विधि से आर्टिफिशियल रूप से जीवों या अंडों के वृद्धि और परिवर्धन कराया जाता है। इसका उपयोग रोग विज्ञान और जीवाणु विज्ञान में प्रमुखता से किया जाता है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था, हरगोविंद खुराना। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो आपको मालूम है बलात्कारी, माता पिता, चोर आदि के पहचान के लिए ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो संबंध है वो किससे है? विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है डीएनए परीक्षण किया गया था किसके द्वारा?
डीएनए परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा, डॉक्टर एलेक जेफरीज के द्वारा डीएनए परीक्षण किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन से मानव जीनोम परियोजना से संबंधित सही तथ्य है? निम्नलिखित में से कौन से मानव जीनोम परियोजना से संबंधित सही तथ्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो तथ्य सही है वो पहला कि यह परियोजना 1990 से 2003 के बीच संपन्न हुआ, और दूसरा इसका उद्देश्य अधिक शुद्ध और सूक्ष्मतम स्तर पर मानव जीनोम की विधियों का विकास करना। पहला दूसरा जो मतलब कि कह सकते हैं जो कथन है इसके संदर्भ में सही तथ्य है। और प्रश्न संख्या जो 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है? आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जो जनक है कौन है? पाल वर्ग, याद रखिएगा, पाल वर्ग। इसके बाद 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी है? कौन सी विधि या प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी है? तो इसमें आप देख सकते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। कौन सी प्रक्रिया या जो विधि है वो जैव प्रौद्योगिकी है? बहुत ही आसान सा सवाल है, और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो कमेंट करके बताना है। आप पे ये डिपेंड करता है कि आप जो है इसका कमेंट कर पाते हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीव के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से जो सही कथन है वो ये है कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, बिना प्रजनन के, बिना कह सकते हैं कि शारीरिक संबंध के जो है क्लोन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई प्रथम स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो जो डॉली भेड़ थी इसके बारे में कुछ कथन दिया गया है, आपको बताना है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो पहला है, डॉली का मृत्यु 2003 में हुआ था, ये तो सही है। डॉली अपनी मां की मात्र एक कोशिका से उत्पन्न की गई थी, ये भी सही है। डॉली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, ये भी सही है। और डॉली का जो जन्म है 1998 में हुआ था, ये सही नहीं है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव है? तो ये है डॉली, डॉली नामक भेड़ मनुष्य के द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जो जीव है भेड़ है, जिसका नाम था डॉली। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का निर्धारण किया जाता है। डीएनए याद रखिए, डीएनए तंतु में क्षारक युग्मों के क्रम से। 13 नंबर है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जैव प्रौद्योगिकी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कार्ल इरिक ने, कार्ल इरिक। इसके बाद इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो एक जीन जो है एक एंजाइम संकल्पना दी, एक जीन एक एंजाइम की जो संकल्पना दी किसने दी? तो बीडल और टेटम ने, बीडल और टेटम का नाम याद रखिएगा। 15 नंबर है, जीन और जेनेटिक्स शब्दों का उपयोग सर्वप्रथम किया गया, किसके द्वारा? जीन और जेनेटिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन और वाटसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 16 नंबर है, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई जो औषधि है, इसका नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैंसर के उपचार के लिए तैयार की गई जो औषधि है, इसका नाम है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से है? निम्नलिखित में से किस एक का संबंध ह्यूमन जीनोम परियोजना से है? तो देखिए इसका जो संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, यानी इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से। 18 नंबर है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम जो खाद्य है वो कौन सा है? प्रथम जीएम खाद्य जो है वह बताइए, फ्लेवर सेवर टमाटर। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और सुनहरे गोल्डन चावल, इसमें इसके बारे में जो सही है, गोल्डन जो राइस है इसके बारे में अगर बात करें तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है, एक वैरायटी है ट्रांसजेनिक चावल की जिसमें कैरोटीन के जीन उपलब्ध है। 20 नंबर है, बीटी बैंगन, बीटी बैंगन के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो बीटी बैंगन के संबंध में अगर बात करें तो यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं और जल्द ही हमारा एनसीईआरटी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट सेशन चल रहा है विविध, तो इस लास्ट सेशन को नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, मिसलेनियस चीजों को देखेंगे, फैक्ट को रटेंगे, देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है उसको किस तरह से हमें जो है याद रखना है। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल है। थैंक यू।